सभी मित्रों का हिंदी साहित्य समागम चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, जैसे कि आपको मालूम होगा, पूर्व में हमने लगातार हिंदी साहित्य समागम चैनल के माध्यम से हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण क्लासें और प्रैक्टिस सेट प्रारंभ किए थे। उसके उपरांत संस्कृत से संबंधित और उसमें प्रैक्टिस सेट भी का भी मिश्रण था। साथ में एनसीईआरटी जो एलटी हिंदी का सिलेबस में लगा हुआ है, और उसके साथ साथ हमने देखे थे महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट और कुछ व्याख्यात्मक क्लासें शिक्षण अभिरुचि के। तो जो भी अभ्यर्थी इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि उचित और बेहतर ज्ञान आपके मित्रों तक भी सुलभ हो सके। और अगर कुछ वीडियो पूर्व के आप से तक उपलब्ध नहीं हुए तो आप प्ले लिस्ट में जा सकते हैं। प्ले लिस्ट में एक शिक्षण अभिरुचि की, दूसरा हिंदी साहित्य का और तीसरा एनसीईआरटी का मैंने लिस्ट बनाई है। वहाँ पर आप देख सकते हैं पूर्व के वीडियो और अपना आकलन कर सकते हैं। अपनी तैयारी को धार और एक सही दिशा आप देख सकते हैं। तो आज का पहला प्रश्न प्रारंभ करते हैं। निम्न में से कौन सा एक संवेग नहीं है? करुणा, वात्सल्य, आत्महीनता, आवेग। तो इसमें से कौन सा नहीं होगा? आवेग नहीं होगा। आपको मालूम होगा कि मैकडूगल ने द्वारा 14 प्रकार के संवेग बताए थे, जिसमें भय, क्रोध, घृणा, वात्सल्यता, करुणा, कामुकता, आश्चर्य, आत्महीनता, आत्म अभिमान, एकांकीपन, मूर्ख, भूख, अधिकार, कृत्यभाव, आमोद, ये 14 प्रकार के संवेग बताए। तो कई बार यह क्वेश्चन सी टेट, यू टेट और केवीएस, नवोदय और यहाँ तक कि उत्तराखंड एलटी में भी पूछे जाते हैं। तो आपको इन महत्वपूर्ण प्रश्न पर भी ध्यान देना होगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों में से कौन सा एक प्रश्न पूछने का सही कौशल नहीं है? आलोचनात्मक सर्जनता का विकास करना, प्रश्न पूछने में उत्साहवर्धक तरीका का प्रयोग करना, तीसरा है विस्तृत सूचना प्राप्त करना और चौथा है प्रश्न का जवाब हाँ या ना में देना। तो सर्जन जो कौशल है, प्रश्न पूछने का कौशल नहीं है, इसमें आलोचनात्मक सर्जन का विकास नहीं हो सकता है। तो किससे कौन सा कौशल नहीं है? तो इसका आपने आकलन कर दिया होगा। तो इसमें से कौन सा नहीं होगा? सही आंसर होगा प्रश्न का जवाब हाँ और ना में देने। इसमें कोई सृजनशीलता नहीं है, बल्कि सृजनशीलता कहाँ पर आएगी? जहाँ पर प्रश्न पूछेंगे और उत्साहवर्धन तरीके से हम प्रश्न करेंगे, एक जिज्ञासा भाव से हम क्वेश्चन को पूछेंगे और उसका जवाब हमें मिलेगा। प्रश्नों को प्रोत्साहन देना, सुनने में संवेदनशीलता का विकास करना और विस्तृत सूचना प्राप्त करना, आलोचनात्मक सर्जनता का विकास करना आदि इस प्रकार के क्या हैं? यह कौशल विकास हैं। लेकिन हाँ ना में जवाब देने का कौशल विकास नहीं है। तीसरा प्रश्न है, सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता उसे कहते हैं। किस पर ध्यान नहीं देता है? उसे क्या कहते हैं? अनुवादक, आयोजन, उद्भवन, प्रबोधन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उद्भवन होगा। ठीक है। देखो, सृजनात्मक समस्या की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता है, उसे क्या कहते हैं? उद्भवन कहते हैं। ठीक है। उद्भवन काल में कोई नई सूचना या ज्ञान अथवा अनुभव स्मृति भंडार में जमा नहीं होता है। ये पॉइंट को आपने नोट करना है। आज का चौथा नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिकर्मित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है? अभिकर्मित अनुदेशन पिछले बार भी पूछा गया था। ठीक है। तो कौन सा नहीं है? अभिकर्मित अनुदेशन का भाग कौन सा नहीं है? लघु पदी सिद्धांत, छोटे छोटे पदों का सिद्धांत, सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत। तो इसमें से कौन सा होगा कि जो अभिकर्मित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं होगा? तो आपने अपना आकलन कर लिया होगा कि कौन सा ऐसा हो सकता है कि जो अभिकर्मित अनुदेशन की बात करूं तो यह अलग अलग मत हैं। स्किनर, क्राउडर का पिछले बार पूछा गया था, स्किनर क्राउडर का, गिलबर्ट का पूछा गया था और लॉरेंस का पूछा गया था।
तो इसमें तीनों में ही आप ऑप्शन दे सकते हैं। तो इसका हो गया अभ्यास का सिद्धांत नहीं होगा, ठीक है। हम देखते हैं कि अभिप्रेरणा का जो सिद्धांत है उसके तहत जो है अभिकर्मित अनुदेशन, ठीक है। अभिकर्मित अनुदेशन का के 5 सिद्धांत है, ठीक है। वह कौन से? लघुपदी सिद्धांत, यानी छोटे छोटे पदों में पदों को छोटे छोटे करना। सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत, तात्कालिक प्रतिपुष्टि या पुनर्वलन का सिद्धांत, स्वगीत का सिद्धांत और छात्र परीक्षण का सिद्धांत। पिछले बार इससे 2 क्वेश्चन बने थे अल्टी में, ठीक है। एक रेखाई बाह्य अभिक्रमित और एक शाकाई जिसमें स्किनर और क्राउडर का था, दोनों शिफ्ट में बना गया था अल्टी में, ठीक है। और चौथा इसमें एक महत्वपूर्ण है, जैसे रेखी जो है या स्किनर का है, जबकि शाकाई रेखी जो भाई है और शाकी जो है आंतरिक्ष है या क्राउडर का है, पहले वाला स्किनर का था। अब अवरोही अभिक्रम का जो सिद्धांत है वो गिलबर्ट का है। और चौथा एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है अभिक्रमित का, वह है कंप्यूटर आधारित अभिक्रम या अभिक्रमित का, इसको दिया था लॉरेंस ने दिया था, ठीक है। अब अभिक्रमित के सिद्धांत 5 है, इस पॉइंट को नोट कर लेना। हो सकता है दूसरी बार इस प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछे, जैसे कि आपको मालूम होगा कि आयोग के अध्यक्ष ने ऐसे स्टेटमेंट अभी कुछ दिन पूर्व में दिया था कि क्वेश्चन थोड़ा तर्कशील होंगे। तर्कशील का मतलब यही नहीं कि मैथ के तर्कशील होंगे या रीजनिंग के तर्कशील होंगे। तर्कशील का मतलब यह है कि क्वेश्चन बड़े होंगे जहाँ पर आपको या तो आपको क्रॉस मिलान पर होगा, सुमेलित करने का होगा, या बड़े होंगे जिसमें व्याख्यात्मक होंगे जहाँ से निष्कर्ष आपको निकालना होगा। यह भी क्या होते हैं, इस आधार पर आप अपना आकलन कर सकते हैं, जहाँ पर आप अपना चिंतन शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। इसके मतलब नहीं कि कुछ रीजनिंग मैथ का क्वेश्चन जो है चिंतनात्मक होंगे, ठीक है। बाकी आप जानते हैं, लेकिन एक अच्छी बात है कि कोई स्टेटमेंट जो है आयोग के अध्यक्ष ने दिया तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में कुछ इस प्रकार होगा, चाहे हिंदी हो तो वहाँ पर भी तर्कशीलता के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी बड़े क्वेश्चन होंगे। और कुछ जहाँ पर आपको सीधा आंसर ना देकर कुछ या तो जो है कोर्ट में दिए होंगे या क्रम में लगाने के, इस प्रकार से कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनेंगे। तो अभी से हमें अपने बेहतर रणनीति के अनुसार तैयारी करनी चाहिए। बाकी सभी लोग, आज का सोशल मीडिया का ज़माना है, सभी लोगों में, प्रत्येक व्यक्ति में त्वरित और तेज़ी से हर सूचना का प्रसारण, हर सूचना उपलब्ध हो जाती है। तो क्या है कि अभिक्रमित, सक्रिय, तात्कालिक, स्वगीत और छात्र परीक्षण का सिद्धांत, ये 5 सिद्धांत है, ठीक है। परंतु जो अभ्यास का सिद्धांत है या थॉर्नडाइक का, इसने 3 सिद्धांत दिए थे, ठीक है। एक गौण थे और एक मुख्य सिद्धांत में उन्होंने बांटा था। अगला हम 5वां नंबर का प्रश्न देखते हैं। 5वां नंबर का प्रश्न है, गेने ने अपने अधिगम सोपानिकी में सर्वाधिक उच्च स्थान पर रखा। देखो, गेने ने जो अधिगम का सोपानिकी सिद्धांत था उसने 8 प्रकार बताए सोपानिकी सिद्धांत में, ठीक है। तो उसमें से इसमें 4 दिए हैं, उद्दीपक अनुक्रिया, संकेत अधिगम, समस्या समाधान और बहु विभेदन। तो इसमें से उच्च स्तर कौन सा होगा, ठीक है। तो इसमें आपने आकलन कर दिया होगा, कई बार यह एलटी में भी लगा, इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। तो इसका क्या होगा, समस्या समाधान अधिगम का उच्च स्तर होगा, ठीक है। निम्न स्तर क्या होगा, संकेत अधिगम, संकेत करना निम्न स्तर होगा। उसके बाद उद्दीपन अनुक्रिया, उसके बाद श्रृंखला, फिर शाब्दिक, फिर बहुभेदन, फिर संप्रत्यय, फिर सिद्धांत और फिर समस्या समाधान। ये 8 प्रकार के अधिगम उन्होंने बताए थे। तो कई बार सीधा पूछा जाता है कि गेने का सिद्धांत कौन था, सोपानिकी सिद्धांत था, ठीक है। कई बार उसके कितने प्रकार थे या कितने भेद थे, 8 भेद थे, ठीक है। 6वां नंबर का प्रश्न है, अभिक्षमता ऐसी विशेषताओं के समूह को घोतक है जो किसी विशिष्ट ज्ञान कौशल या संगठित प्रक्रिया के समुच्चय को अर्जित करने की व्यक्ति की योग्यता की सूचक होती है। उपयुक्त कथन किस मनोविचारक का है, किसका कथन है, स्किनर, थॉर्नडाइक, वाटसन, फ्रीमैन। तो यह सिद्धांत किसका है, फ्रीमैन का सिद्धांत है, ठीक है। 6वां नंबर का प्रश्न है, 7वां नंबर का प्रश्न है, एक 4-5 वर्ष के बालक में अपने पिता की अपेक्षा माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित हो जाती है, ठीक है, हो जाती है।
बालक के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को फ्राइड द्वारा नाम दिया गया। नार्सिसिज्म, ओडिपस कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स और सुपर एगो, जिसको परम अहम भी कहते हैं। तो इसमें से क्या होगा? जो परिवर्तन फ्राइड ने नाम दिया था उसको कहते हैं ओडिपस कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इसका बी होगा। देखो, 4-5 वर्ष के अपने माता पिता की प्रति प्रेम भावना विकसित होती है और बालक के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को जो है फ्राइड ने ओडिपस कॉम्प्लेक्स का नाम दिया है। जबकि इसी अवस्था की कोई लड़की अपने माता पिता से लगाव रखती है तो उसे इलेक्ट्रा, अगर इसमें इस चेंज भी हो सकता है, अगर लड़का अपनी माता की अपेक्षा पिता से ज़्यादा प्यार करती है लड़की, तो यहाँ पर इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स होगा। जबकि अगर पिता की अपेक्षा माता को बालक ज़्यादा प्यार कर रहा है या स्नेह भाव रखता है तो वहाँ पर ओडिपस कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। यह सिद्धांत आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। यह फ्राइड का ही है, ठीक है ना। 8वां प्रश्न है, प्रजातांत्रिक शिक्षण विधि के अंतर्गत निम्न में से कौन सी विधि नहीं आती है? प्रजातांत्रिक शिक्षा व्यवस्था की बात कर रहा है, ठीक है। प्रश्नोत्तर विधि, आप यहाँ पर 1 2 3 या ABCD नहीं लिखा है तो आप 1 2 इस प्रकार से भी इसका आंकलन कर सकते हैं अपने माइंड से, ठीक है। प्रजातांत्रिक शिक्षण विधि के अंतर्गत निम्न में से कौन सी विधि नहीं आती है? प्रश्नोत्तर विधि, सामूहिक परिचर्चा विधि, ऐतिहासिक विधि, प्रदर्शन विधि। तो प्रजातांत्रिक में कौन सी विधि नहीं आएगी? कौन सी विधि नहीं आएगी? प्रदर्शन विधि नहीं आएगी, प्रदर्शन विधि नहीं आएगी। बल्कि जो प्रजातांत्रिक में कौन सी विधि नहीं आएगी? प्रदर्शन विधि नहीं आएगी, ठीक है। बाकी प्रजातांत्रिक में कौन सी विधि आती है? प्रश्नोत्तर विधि, सामूहिक परिचर्चा, अन्वेषण, प्रोजेक्ट, ऐतिहासिक खोज विधि। और जो प्रभुत्ववादी आती है उसमें व्याख्यान, प्रदर्शन, व्यक्तिगत और अभिकर्मित। अभिकर्मित पीछे भी आया था, कई प्रूफ से आ सकता है। हमने पिछले बार यही पढ़ा था कि अभिकर्मित सिद्धांत किसने दिया था, जैसे क्वेश्चन बना था। उसके बाद हमें पता चला कि अभिकर्मित के 5 भेद होते हैं और अब हमें पता चला कि प्रभुत्व जो अभिकर्मित अनुदेशन है यह प्रजातांत्रिक नहीं है बल्कि आ सकता है कि प्रभुत्ववादी है, ठीक है। इस पॉइंट को आप नोट कर लेंगे। तो एक क्वेश्चन दूसरे से आप जब उसको टच करोगे, उसका सम्मिश्रण करोगे, कुल मिलाकर आप उसको चिंतन या रचनात्मक ढंग से, यही ज्ञान होता है, ठीक है। तो आपका ज्ञान अवश्य बढ़ेगा। 9वां नंबर का प्रश्न है, शैक्षिक उद्देश्यों के ब्लूम के वर्गीकरण के भावात्मक पक्ष से निम्न में से कौन सा स्तर संबंधित नहीं है? भावात्मक पक्ष जो ब्लूम ने दिया था तो कौन सा स्तर नहीं है? प्रतिक्रिया, अनुक्रिया, अभिप्रेरणा का स्तर, संगठन व्यवस्थापन का स्तर, स्वाभाविकीकरण का स्तर। तो कौन सा नहीं होगा 8वां नंबर का? 9वां नंबर का? तो इसमें जो नहीं होगा, यह कौन सा नहीं होगा? अभिप्रेरणा का स्तर नहीं होगा, ठीक है। ब्लूम का जो भावात्मक पक्ष थे उसमें 5 जो उन्होंने तत्व या स्तर बताए थे, आग्रहण, प्रतिक्रिया या अनुक्रिया, अनुमूल्यन, संगठन या व्यवस्थापन और स्वाभाविकरण, ठीक है। यह अभिप्रेरणा का स्तर नहीं होगा, अभिप्रेरणा का स्तर नहीं होगा, ठीक है इसमें। अगला प्रश्न 10वां नंबर का प्रश्न हम देखते हैं, निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रतिवादी सिद्धांत पर आधारित नहीं है? समस्या समाधान, प्रश्न उत्तर विधि, खेल विधि, मानसिक उद्वेलन विधि। तो इसमें से कौन होगा कि कौन सी विधि नहीं होगी कि जो विधि किससे संबंधित नहीं है? प्रगतिवादी विधि से संबंधित नहीं है। तो प्रगतिवादी विधि से संबंधित कौन सा क्वेश्चन नहीं होगा इसमें? खेल विधि भी होगा, समस्या समाधान भी होगा, ठीक है। समस्या समाधान, खेल, मानसिक स्वास्थ्य का भी होगा, खेल भी होगा, परंतु प्रश्न उत्तर विधि नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि समस्या समाधान विधि, मानसिक उद्वेलन विधि, खेल विधि ये प्रगतिवादी सिद्धांत पर आधारित है। प्रगतिवादी शिक्षण विधियों में बालक की सक्रिय भूमिका होती है, अधिगम कर्ता माना जाता है और पूर्व के जो पूर्व का अनुभव होता है उसको नया जोड़कर, उसमें कुछ जोड़कर जो है वह ज्ञान का निर्माण करता है, ठीक है। 11 नंबर का प्रश्न है,
निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? परिवर्ती स्तर, स्मृति स्तर, अबोध स्तर, दूरवर्ती स्तर। तो कौन सा शिक्षण अधिगम स्तर नहीं होगा? तो इसमें से होगा दूरवर्ती स्तर नहीं होगा, परिवर्ती, स्मृति, अबोध स्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं 12 नंबर का प्रश्न। शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्न में से किसी को ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है? किसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है? व्यक्तिगत भेद, विद्यार्थियों का मानसिक स्तर, अभिभावक की पृष्ठभूमि, विषय की विशिष्ट प्रवृत्तियाँ। तो किसको ध्यान में नहीं रखना होगा हमें? तो हमें अभिभावक की पृष्ठभूमि का ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगला हम 13 नंबर का प्रश्न देखते हैं। व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम है, यह कथन किसका है? यानी व्यवहार हमने किया और व्यवहार के कारण में कोई परिवर्तन आया, वह अधिगम है। व्यवहार के कारण ही व्यवहार में परिवर्तन होने से जो परिवर्तन आया, अधिगम। अधिगम माने सीखना होता है। आप इस पॉइंट को लर्निंग, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, हम ज़्यादा अंग्रेजी को शब्द को ज़्यादा उच्चारण उसको तो समझ पाते हैं, लेकिन हिंदी में जब से उसका उच्चारण होता है तो वहाँ पर थोड़ा टेढ़ी खीर हो जाता है और उसका अर्थ निकालना मुश्किल हो जाता है। और जब हम उसका अर्थ नहीं समझेंगे तो हमारा आंसर हम सही आंसर तक नहीं पहुँच सकते कि इसका यही उत्तर हो सकता है। तो उत्तर आते हुए भी कई बार ऐसी असामंजस्य की स्थिति पैदा होती है, प्रत्येक में होती है। तो कई बार हमें बड़े शब्दों की व्याख्या भी देखनी जरूरी है। ठीक है, थॉर्नडाइक, कॉलसैनिक, गिलफोर्ड, रोजर्स। तो इसका कौन सा है? इसका है, यह सिद्धांत किसका है? गिलफोर्ड का है। ठीक है, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन। ठीक है, 14 नंबर का प्रश्न है, कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत किसने दिया? जो कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत किसने दिया था? ठीक है, किसने दिया था? तो इसको हम देखेंगे कोहलवर्क, स्किनर, गुथरी और थॉर्नडाइक। तो यह कार्यात्मक किसने दिया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा आपको कुछ हार्ड लग रहा होगा। मैंने मीन पॉइंट को छोड़कर उसका गौण रूप मैंने इसमें दिया है, तो इसका क्या होगा? स्किनर होगा। अब जो कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत है, प्रतिबद्धता का सिद्धांत है, यह कौन सा सिद्धांत है मित्रों? यह है क्रिया प्रसूत सिद्धांत है। ठीक है, और इसी को जो किस नाम से जाना जाता है? क्रिया प्रसूत सिद्धांत का अन्य नाम क्या है? कार्यात्मक प्रतिबद्धता। इस पॉइंट को नोट कर लेंगे। इसी का सिद्धांत अन्य नाम द्विकारक भी है। इसी का नाम क्या है? रिक्त प्रणाली का सिद्धांत भी है। चूहों पर उन्होंने इसका प्रयोग किया, चूहों और कबूतर पर। ठीक है, जबकि हम थॉर्नडाइक की बात करें तो इनका प्रत्यनर्भूल का सिद्धांत है। प्रत्यनर्भूल सिद्धांत को अन्य नाम से जाना जाता है। किस नाम से? उद्दीपन अनुक्रिया, संबंध, एसआर थ्योरी। ठीक है, और आवर्ती का सिद्धांत इसी नाम से, क्योंकि एक के कई नाम है। विशेष कर थॉर्नडाइक सीखने का, स्किनर, पावलोव, हल, गुथरी, ये 5 सिद्धांत आपको मालूम होने चाहिए, इनके मेन सिद्धांत के साथ गौण जो है उनके अन्य नाम यानी गौण नाम भी आपको याद होने चाहिए, जैसे कि प्रचलन चल रहा है, जैसे पूर्व के पेपर ना आपने देखा होगा। ठीक है, वही परंपरागत या क्लासिकल सिद्धांत। अब परंपरा क्लासिकल को तो हम जानते हैं, ये तो साधारण सा नाम हो गया, तो उसी को शास्त्रीय भी कहेंगे, परंपरागत भी करेंगे, अनुकूलन भी कहेंगे और संबंध प्रक्रिया भी कहेंगे उसको। ठीक है, वहीं हम देखें तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, जिसको गेस्टल सिद्धांत, गेस्टलवादी सिद्धांत या शूज का सिद्धांत कहा जाता है, उसी को समग्रता का सिद्धांत कहा जाता है। ये किसका है? गेस्टलवादी का है, जिसमें वर्दमीर, कोफा, कोहलर प्रसिद्ध है। इसमें कोहलर का नाम आपको याद होना चाहिए। पुनर्वलन जो पिछले बार आया था, हल का सिद्धांत है। ठीक है, गुथरी का सिद्धांत, अधिगम समीपता का सिद्धांत। ठीक है, तो ये सिद्धांत आपको मालूम होने चाहिए, जैसे कि प्रचलन चला हुआ है, सिद्धांत और परिभाषाएं आएगी और इसमें और भी ज़्यादा आएगी। तो आप लगातार प्रैक्टिस सेट करोगे तो निश्चित तौर पर प्रैक्टिस सेट के साथ आप व्याख्यात्मक क्लासें भी आपको देखनी होगी। आपका यूट्यूब से कुछ होने वाला नहीं है, इस पॉइंट को आप नोट कर लेना, क्योंकि जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे, कोई भी विद्यार्थी, मैं या आप या कोई, उन महत्वपूर्ण पॉइंटों पर अपना जब तक आकलन, तभी हमारा बेहतर होगा जब हम अच्छी किताबों का संग्रह करेंगे,
अपना नोट्स बनाएंगे, उन नोट्सों को पढ़ेंगे, ठीक है। और देखकर तो कुछ होगा नहीं, लेकिन इसके साथ अगर हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट भी नोट करेंगे तो आने वाले एग्जाम के लिए बेहतर हो सकता है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।